अब हम डिस्कस करते हैं हमारी नेक्स्ट इंटरेक्शन। इकोलॉजी के अंदर हमने कंपटीशन इंटरेक्शन कंप्लीट करी है और लोटका वोल्ट्रा मॉडल भी हमने देख लिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के इंटरेक्शंस के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे दो इंटरेक्शंस। दोनों इंटरेक्शन को हम फैसिलिटेशन इंटरेक्शन बोल सकते हैं। फैसिलिटेशन इंटरेक्शन। फैसिलिटेशन इंटरेक्शन का मतलब ये हुआ ऐसी कोई इंटरेक्शन जिसे करने से ऑर्गेनिजम्स को, स्पीसीज को, पॉपुलेशन को बेनिफिट हो, यानी कि एक तरीके से ये फेवरेबल है। इनको आप फेवरेबल इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं और आप इनको पॉजिटिव इंटरेक्शन भी बोल सकते हैं। ये हुई हमारे पास में फैसिलिटेशन इंटरेक्शन की थोड़ी सी जानकारी। अब फैसिलिटेशन इंटरेक्शन दो टाइप की होती है। टाइप्स में बात करें तो एक होता है म्यूचुअलिज्म, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है हमारे पास कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या है? म्यूचुअलिज्म एक टाइप की मस्ट इंटरेक्शन है, मस्ट टाइप इंटरेक्शन फॉर बोथ। दोनों स्पीसीज के लिए मस्ट है और इसका एंड रिजल्ट क्या निकलता है? दोनों को बेनिफिट होता है, तो प्लस प्लस हो गई दोनों के लिए। जबकि कमेंसलिज्म है इट इज नॉट मस्ट फॉर बोथ, मस्ट फॉर वन ओनली, मस्ट फॉर वन ओनली। एक के लिए ये इंटरेक्शन मस्ट है तो एक को बेनिफिट होगा, बट एटलीस्ट दूसरे को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके लिए भले ही ये जीरो या न्यूट्रल रहे पर लॉस नहीं होना चाहिए, वरना तो ये पॉजिटिव या फेवरेबल या फैसिलिटेशन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, है ना। तो दोनों टाइप की इंटरेक्शन के अंदर बेनिफिट तो है। अब अपन बात करते हैं म्यूचुअलिज्म के बारे में। म्यूचुअलिज्म कैसे डिफाइन करेंगे? म्यूचुअलिज्म दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, दो ऑर्गेनिजम्स अलग स्पीसीज के, और उन दोनों ऑर्गेनिज्म का जब से जन्म हुआ है, बर्थ हुआ है, तब से लेकर के वो डेथ तक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट तरीके से रह रहे हैं। या दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो दोनों अपना अलग अलग सरवाइव कर रहे हैं, पर दोनों की लाइफ में एक ऐसा फेज आएगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ेगी। यहां लाइफ टाइम तक का म्यूचुअलिज्म नहीं है, पर लाइफ के किसी इंपॉर्टेंट फेज में म्यूचुअलिज्म की जरूरत है। तो ये दो टाइप के हो गए म्यूचुअलिज्म। तो पहला म्यूचुअलिज्म देखिए, म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है, लिखिए। ए कंडीशन वेयर टू स्पीसीज live together throughout their life, throughout their life or in an important phase of their life, in an important phase of their life, अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट फेज में एक दूसरे के साथ रहती हैं। तो ये हो गया म्यूचुअलिज्म। अब म्यूचुअलिज्म
के टाइप्स देखिए, म्यूचुअलिज्म के बेसिकली 4 टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिज्म। जैसे पहला म्यूचुअलिज्म है, इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म, ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ऐसा म्यूचुअलिज्म जिसमें कोई सेकंड ऑप्शन ना हो, एक ही ऑप्शन है वही रहेगा, सेकंड ऑप्शन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल लाइकेंस, लाइकेंस कैसे? लाइकेन के अंदर एक एल्गी स्पीसीज दूसरी फंजाई स्पीसीज के साथ रहती है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि स्पीसीज ए है वो स्पीसीज सी के साथ में म्यूचुअलिज्म करे, नहीं। पर्टिकुलर जैसे सपोज एल्गी स्पीसीज 1 है तो वो फंजाई स्पीसीज 1 के साथ ही म्यूचुअलिज्म कर सकती है। ऐसा नहीं है कि एल्गी स्पीसीज 1 फंजाई स्पीसीज 2 के साथ म्यूचुअलिज्म करे। तो वो म्यूचुअलिज्म सिर्फ एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के साथ हो सकता है, इसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। और बाकी देखो म्यूचुअलिज्म है तो मस्ट तो वो है ही है, पर ऑब्लिगेटरी का मतलब हो गया कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन रहता है, उसे कहते हैं ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। ऐसे ही जैसे माइकोराइजा का आप एग्जांपल ले सकते हो, माइकोराइजा, माइकोराइजा में भी फंजाई की कोई पर्टिकुलर स्पीसीज होती है, वो स्पीसीज पर्टिकुलर प्लांट के रूट्स के साथ में ही स्पेसिफिक रिलेशनशिप शो करती है। एक एग्जांपल आप ले सकते हो कोरल रीफ का, यहां पर भी दोनों स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, अल्टरनेट नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये हुआ ऑब्लिगेटरी म्यूचुअलिज्म। दूसरे टाइप का म्यूचुअलिज्म देखो, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। डिस्पर्सिव का मतलब समझ गए? डिस्पर्स करना, फैलाना, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना। इसमें दो आएंगे, जैसे एक तो आएगा पॉलिनेशन। अब आप सोचो कि पॉलिनेशन वाला जो इंटरेक्शन है वो वैसे तो इंपॉर्टेंट है और मस्ट है, पर वो ऑब्लिगेटरी नहीं है कि प्लांट को मान लो एक इंसेक्ट नहीं मिला तो दूसरा इंसेक्ट भी पॉलिनेशन कर सकता है। थोड़ा बहुत पॉलिनेशन हवा से भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर वही स्पीसीज पॉलिनेशन करेगी तो ही काम चलेगा, दूसरा ऑप्शन भी अवेलेबल है। ऐसे ही सीड डिस्पर्सल, सीड डिस्पर्सल, एक ही प्लांट के सीड है, वो कई सारे डिफरेंट एजेंट्स की हेल्प से डिस्पर्स हो सकते हैं, तो वो सीड डिस्पर्सल भी क्या हो गया, एक तरीके का नॉन ऑब्लिगेटरी हो गया, है ना। बाकी म्यूचुअलिज्म का मतलब हो गया भाई मस्ट तो है ही। नेक्स्ट देखो तीसरा टाइप म्यूचुअलिज्म का, तीसरा टाइप है डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म का मतलब यह हुआ कि इसमें एक स्पीसीज को डिफेंस मिलता है तो दूसरी स्पीसीज को भी कुछ तो फायदा होता होगा। जैसे देखो एंट्स एंड अकेशिया, बबूल का पेड़ होता है ना, अगर आपने देखा होगा, अकेशिया, एंट्स एंड अकेशिया, बबूल का पेड़ झाड़ी टाइप का सा होता है ये, इस पे लाल चींटियां रहती हैं। ये लाल चींटियां क्या करती हैं? प्रोवाइड प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन टू प्लांट, बबूल के पेड़ को सुरक्षा प्रदान करती हैं। और अकेशिया के पेड़ को, मतलब अकेशिया क्या करता है? इट प्रोवाइड फूड एंड स्पेस टू एंट्स, ये एंट्स को फूड एंड स्पेस दे देगा और एंट्स है वो इसको प्रोटेक्शन दे देगी। इसे कहते हैं डिफेंसिव म्यूचुअलिज्म। अब नेक्स्ट देखो लास्ट टाइप, चौथा टाइप होता है रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म। रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म।
रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म क्या होता है? ऐसा कोई भी म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल जिसमें किसी ऑर्गेनिज्म को कुछ खाने को मिल रहा हो या दोनों ऑर्गेनिज्म को ही खाने को मिल रहा हो, रिसोर्स होना चाहिए उसमें, जैसे कि माइकोराइजा। माइकोराइजा माइकोराइजा में फंजाई है, वो प्लांट को क्या प्रोवाइड करा रहा है? फॉस्फेट। तो ये रिसोर्स बेस्ड हो गया। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर बैक्टीरिया क्या कर रहा है? बैक्टीरिया भी प्लांट को रिसोर्स प्रोवाइड करा रहा है, नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहा है, तो ये रिसोर्स बेस्ड हो गए। इसे कहते हैं अपन म्यूचुअलिज्म के टाइप्स। क्लियर? अब देखो, जब से ह्यूमन बीइंग ने खेती बाड़ी करना चालू किया है और अपने साथ एनिमल्स को रखना चालू किया है, तो यह भी एक टाइप का म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल ही माना जाता है। हम हमारे साथ हमारी क्रॉप्स को रखते हैं, तो हमारे खेतों के अंदर जो क्रॉप्स हैं उनको हम सुरक्षा प्रोवाइड कराते हैं, प्रोटेक्शन, उनको न्यूट्रिशन, उनकी देखभाल करते हैं, बदले में वो हमको फूड प्रोवाइड कराएगी। इट इज ए काइंड ऑफ म्यूचुअलिज्म। और डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, वो भी हमारे लिए किसी भी वे में फायदेमंद ही है, तो ये भी एक एग्जाम्पल किसका हो गया? म्यूचुअलिज्म का। तो अब आप इसको एक लाइन के अंदर लिख लें। लिखिए, द एसोसिएशन ऑफ humans with crops and domestic animals is also an example of mutualism. चलिए, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं। जो हम डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म की बात कर रहे हैं, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म, इस डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के अंदर सीड का डिस्पर्सल है या पॉलिनेशन है, दोनों हमने लिया। डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म कैसे पॉसिबल है, कि कैसे पता चलता है कि डिस्पर्सल करना है, पोलन ग्रेन्स को स्प्रेड करना है, सीड को स्प्रेड करना है? तो इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। कंडीशंस, एक लाइन लिखिए, फिर मैं आपको ये कंडीशंस लिखवा देता हूं। लिखो लाइन, डिस्पर्सल ऑफ पोलन एंड सीड्स, dispersal of pollen and seeds depends upon following condition. पहला, सबसे अच्छे से डिस्पर्सल तब होगा जब स्पेसिफिक फ्लावरिंग टाइम होगा, स्पेसिफिक फ्लावरिंग टाइम ड्यूरिंग ईयर। एक साल में कोई तो टाइम निश्चित करना पड़ेगा कि भाई जून में फ्लावरिंग करनी है, सितंबर में करनी है, फरवरी में करनी है। जब कभी भी फ्लावरिंग करनी है तो उस फ्लावरिंग का कोई टाइम निश्चित होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग। सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग का मतलब हो गया कि सारे के सारे मेंबर्स, ऑल प्लांट्स मस्ट फ्लावर एट द सेम टाइम। सारे के सारे सेम टाइम पर फ्लावर करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ प्लांट्स में मई में फ्लावरिंग हो रही है, कुछ में 2 महीने बाद होगी, कुछ में 1 महीने पहले ही हो गई। ऐसा यदि होगा तो पॉलिनेटर्स हैं वो कभी भी स्टैटिक
नहीं रह पाएंगे उस जगह पर, और वो कभी आएंगे कभी नहीं आएंगे, इससे नुकसान होगा। तो सिंक्रोनाइज्ड फ्लावरिंग बहुत जरूरी है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज कि प्लांट्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड जरूर प्रोवाइड कराना चाहिए। प्लांट्स शुड प्रोवाइड some reward to pollinators or dispersal agent और डिस्पर्सल एजेंट, कुछ ना कुछ तो प्रोवाइड कराना चाहिए उसको। तो ये 3 कंडीशंस हैं वो मिलनी चाहिए डिस्पर्सल के लिए। ठीक, नेक्स्ट देखो, सीड डिस्पर्सल के एडवांटेज दे रखे हैं। एडवांटेजेस ऑफ सीड डिस्पर्सल, क्या एडवांटेज है सीड डिस्पर्सल के? सीड डिस्पर्सल का पहला एडवांटेज है कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस। कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जैसे सपोज करो ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के सीड बने, यदि ये सारे के सारे सीड यहीं आसपास गिर जाएंगे इसी एरिया के अंदर, तो क्या होने वाला है? सीड से जो नया सीडलिंग बनेगा उसका अपने ही मदर प्लांट के साथ कंपटीशन होगा। जब यहां पर कोई नया सीडलिंग बन गया, मान लो ये सीडलिंग बन गया, तो अब इन दोनों के बीच में कंपटीशन होगा। इससे अच्छा है कि कोई सीड नए एरिया में जाए, तो वहां कम से कम मदर प्लांट के साथ जो कंपटीशन है वो तो नहीं करना पड़ेगा। पर इसके साथ एक प्रॉब्लम है, जिस नए एरिया में वो गया है सीड, क्या गारंटी है कि नया एरिया बेटर होगा? उस चीज की कोई गारंटी नहीं है। क्लियर? तो कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस क्या कहती है, लिखिए। when seed are dispersed when seeds are dispersed, the competition with parent plant is reduced. The competition with parent plant is reduced. Reduce हो जाती है, but there is no guarantee that seed will fall into optimum conditions. But there is no guarantee that seed will fall into optimal conditions. तो ये हो गया कंपटीशन अवॉइडेंस हाइपोथेसिस। खैर एक पॉजिटिव बात तो है ही भाई, नए एरिया में जाएगा तो कंपटीशन कम होगा। दूसरा देखो, प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस। प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस। प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस क्या कहती है? प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस कहती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपने फूड को लेके अवेयर है, उसे पता है कि उसका फूड कब किस एरिया में मिलता है। तो जो सीड ईटिंग प्रीडेटर्स है, कोई छोटे मैमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, सीड ईटिंग एनिमल्स को पता है कि उनका प्लांट कौन से टाइम पर फ्लावरिंग करके सीड बनाता है। तो जब प्लांट के अंदर सीड बनते हैं ना, तो सीड खाने वाले आ जाते हैं वहां पे। अगर कोई सीड नए हैबिटाट में चला गया तो कम से कम वो प्रीडेटर से तो बच गया। अगेन देयर इज नो गारंटी कि वहां अच्छा मिलेगा उसे, बट एटलीस्ट प्रीडेटर से तो बचा जा सकता है।
इसे कहते हैं प्रीडेटर एस्केप हाइपोथेसिस। लिखिए इसके अंदर, लिखो, सीड ईटिंग प्रीडेटर्स, सीड ईटिंग predators are present near the plant, are present near the plant, so well dispersed seeds suffer less। जो दूर डिस्पर्स होंगे अच्छे से, उनको प्रीडेटर से सफर नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया हमारे पास में सेकेंड पॉइंट। तीसरा देखो, तीसरा है कॉलोनाइजेशन हाइपोथेसिस। कॉलोनाइजेशन हाइपोथेसिस, कॉलोनाइजेशन हाइपोथेसिस क्या कह रही है? ये कह रही है कि सीड्स जो है वो बेटर हैबिटाट में जाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है, गारंटी किसी चीज की नहीं है नेचर में। पॉसिबिलिटी है कि अगला हैबिटाट पिछले वाले से बेटर हो, पर खराब भी हो सकता है। लिखिए इसके अंदर, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूजुअली अनफेवरेबल कंडीशंस अराइज, अनफेवरेबल कंडीशंस अराइज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद अनफेवरेबल कंडीशन आती है, तभी तो सीड बनते हैं, ताकि सीड की फॉर्म में प्लांट अनफेवरेबल कंडीशन को गुजार सके। आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल कंडीशंस अराइज, सो पेरेंटल लोकेशन, so parental location is not good for, parental location is not good for seeds, so a new habitat may provide better conditions, so a new habitat may provide a better conditions। तो नई हैबिटाट है वो बेटर कंडीशंस प्रोवाइड करा सकती है। चौथा लिखो, चौथा है डायरेक्टेड डिस्पर्सल हाइपोथेसिस। डायरेक्टेड डिस्पर्सल हाइपोथेसिस, डायरेक्टेड डिस्पर्सल हाइपोथेसिस यही कह रहा है कि सम सीड्स में reach to better conditions। लिखिए, some animals may disperse the seeds into better conditions। तो ये हो गया हमारे पास में डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म के बारे में, डिस्पर्सिव म्यूचुअलिज्म। अब एक बार मैं बात करता हूं रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म की। रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म, रिसोर्स बेस्ड म्यूचुअलिज्म के अंदर आपको एक तो ध्यान रखना है माइकोराइजा का। माइकोराइजा में मैं आपको एक दो चीजें बता देता हूं। हालांकि मैंने अपने प्लांट फिजियोलॉजी वाले चैप्टर में जब सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बताया था तो उसमें फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर माइकोराइजा के बारे में बोला था ये बात जो मैं अभी बोलने वाला हूं, कि जो प्लांट होता है, इस प्लांट की रूट से स्ट्राइगो लैक्टोन नाम के फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड्स क्या रिलीज होते हैं? स्ट्राइगोलैक्टोन्स नाम के फिनोलिक कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। ये जो स्ट्राइगोलैक्टोन नाम के फिनोलिक कंपाउंड्स हैं, ये अट्रैक्ट करते हैं फंजाई को। तो माइकोराइजा एसोसिएशन के लिए कौन जिम्मेदार है? स्ट्राइगोलैक्टोन्स रिलीज्ड बाय द प्लांट रूट्स। दीज phenolic compounds are responsible for the attraction of fungi towards the root।
और जब वो रूट की तरफ अट्रैक्ट होगा तभी माइकोराइजा एसोसिएशन बनेगा। माइकोराइजा एसोसिएशन दो टाइप का होता है, एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक्टोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा में क्या होता है, जो प्लांट की रूट है, इस रूट के बाहर एक थिक कवरिंग बन जाती है, एंड दैट थिक कवरिंग इज नोन एज हार्टिग नेट। ये हार्टिग नेट कहलाती है, थिक कवरिंग, सिंपल। सेकेंड टाइप ऑफ माइकोराइजा आर एंडोमाइकोराइजा। एंडोमाइकोराइजा आर बेसिकली those mycorrhiza which penetrate inside the cells। ये अंदर जाकर के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करते हैं, ये बनाते हैं VAM, वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइकोराइजा। ठीक है, ये अलग टॉपिक है, आप इतना ही लिख लें, इसके लिए अलग से मैंने बना रखा है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, प्लांट फिजियोलॉजी में आपको मिल जाएगा। ये माइकोराइजा के बारे में है। देन रिसोर्स बेस्ड के अंदर लाइकेंस भी आते हैं, लाइकेंस। अगर हम एवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लाइकेंस है वो मोस्ट रिसेंट सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। मोस्ट रिसेंट का मतलब लाइकेंस जब से बने हैं उसके बाद से कोई नया सिम्बायोसिस नेचर में नहीं बना, तो मोस्ट रिसेंट सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ये मोस्ट सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। एक और एग्जांपल देखिए, कोरल रीफ। कोरल रीफ में एक तो होता है स्पंज और एक होता है डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट एंड स्पंज। अब जो डाइनोफ्लैजिलेट है वो होता है जूजेंथली, जूजेंथली। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है कि डाइनोफ्लैजिलेट है वो क्या करेगा, वो फोटोसिंथेसिस करेगा, तो वो फूड प्रोवाइड कराएगा, और जो स्पॉन्ज पार्ट है वो उसको प्रोटेक्शन देगा, स्पेस देगा, ये सब करेगा। एक चीज बताता हूं, कोरल रीफ के अंदर यदि एल्गी की डेथ हो जाए, एल्गी डेथ, तो जाहिर सी बात है कि इसके पार्टनर की भी डेथ होगी। इस कंडीशन को बोलते हैं कोरल ब्लीचिंग। ब्लीचिंग, कोरल ब्लीचिंग क्यों बोलते हैं वो मैं आपको समझा देता हूं। देखो, यूजुअली क्या होता है कि जो ये कोरल रीफ होती हैं, इनके बड़े सुंदर सुंदर कलर होते हैं, कलरफुल होती हैं ये। कलरफुल क्यों होती है? डाइनोफ्लैजिलेट्स के कारण, एल्गी के कारण। स्पॉन्ज है वो व्हाइट कलर का होता है, उसमें कलर्स पिगमेंट्स नहीं होते, सारे पिगमेंट्स तो डाइनोफ्लैजिलेट्स के हैं। तो जब कोरल रीफ जिंदा होती है तो बड़ी कलरफुल होती है। जब कोरल रीफ में एल्गी की डेथ हो जाती है तो एल्गी की डेथ के साथ सारा कलर वैनिश हो जाता है और पीछे क्या बचता है? डेड व्हाइट स्पॉन्ज। तो इसलिए इसके होते हैं ब्लीच, ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग कंडीशन क्या कंडीशन है? जब एल्गी पार्ट की डेथ हो जाए उसे कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। क्लियर है ये? चलिए नेक्स्ट मैं आपको बताता हूं लोटका वोल्ट्रा मॉडल फॉर म्यूचुअलिज्म। लोटका वोल्टेरा मॉडल फॉर म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के लिए भी लोटका वोल्ट्रा मॉडल पढ़ा जा सकता है, और इसमें बस सिंपल सी एक बात का ध्यान रखना है। अब आपको अगर यहां वाला लोटका वोल्ट्रा मॉडल समझना है तो आपको कम से कम पीछे वाला, यानी कंपटीशन में मैंने जो आपको लोटका वोल्ट्रा मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो वो आपको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। वो समझ लोगे ये तो समझ में आना ही आना है। मैं वापस से आपको एक चीज रिवाइज करा देता हूं।
हमारे पास दो कंडीशंस हैं। पहले है कंडीशन 1, और कंडीशन 1 हमारी क्या कह रही है? कंडीशन 1 कह रही है बोथ स्पीसीज आर लिविंग इन सेपरेट हैबिटाट। जैसे सपोज करो कि इस हैबिटाट में केवल प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, प्लांट्स स्पीसीज 1 है, और इस हैबिटाट के अंदर पॉलिनेटर्स इंसेक्ट्स हैं, वो स्पीसीज 2 है। दोनों का एक दूसरे से अभी कोई लेना देना नहीं है। जब दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, तो प्लांट्स का जो के है वो K1 है, कैरिंग कैपेसिटी, N है वो N1 है, R है वो नॉर्मल R1 है। इसी प्रकार स्पीसीज 2 का K2, N2, R2 है पैरामीटर्स। So when both species are growing in different habitats, their population growth would be, तो इसकी population growth क्या होगी? dN1 by dt equals to R1 N1 K1 minus N1 divided by K1। और दूसरी स्पीसीज की ग्रोथ रेट क्या होगी? dN2 by dt equals to R2 N2 K2 minus N2 divided by K2। अभी कोई इफेक्ट नहीं है। अब हम कंडीशन 2 समझते हैं। कंडीशन 2 हमारी क्या कह रही है? कंडीशन 2 कह रही है बोथ स्पीसीज आर लिविंग टुगेदर। बोथ स्पीसीज लिविंग टुगेदर। अब इस हैबिटाट के अंदर प्लांट्स भी हैं एंड पॉलिनेटर्स भी हैं। ये प्लांट्स लगे हुए हैं और इसी हैबिटाट के अंदर पॉलिनेटर्स भी आ गए। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड। स्पीसीज 1 एंड स्पीसीज 2 दोनों एक साथ हैं। हमने कंपटीशन के अंदर कुछ अल्फा और बीटा पढ़ा था, यदि याद हो तो। अल्फा और बीटा क्या है? पर कैपिटा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। अब यहां पर वही अल्फा बीटा कॉम्पिटिटिव इफेक्ट नहीं है, अब वो फैसिलिटेशन इफेक्ट है, अब वो पॉजिटिव इफेक्ट है, सपोर्टिव इफेक्ट है। तो अल्फा को कैसे डिफाइन करेंगे? अल्फा इज द पर कैपिटा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1। और ये क्या हो जाएगा? पर कैपिटा पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2। ये ऐसे बदल जाएगा। आई बात समझ में आपको? तो अब अल्फा और बीटा से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल पॉजिटिव इफेक्ट। तो टोटल पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्पीसीज, या अपन ऑफ स्पीसीज 2 ऑन स्पीसीज 1 क्या आएगा? ये एक मेंबर अल्फा इफेक्ट डालते हैं तो N2 मेंबर कितना डालेंगे? अल्फा N2। सिमिलरली टोटल पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीसीज 1 ऑन स्पीसीज 2 कितना आएगा? एक मेंबर बीटा इफेक्ट डालता है तो N1 मेंबर कितना डालेंगे? बीटा N1। यहां से हमको पता ही है कि स्पीसीज 1 की K1 R1 N1 है और ये K2 N2 R2 है। ठीक है, K1 N1 R1 कर लेते हैं। जब दोनों स्पीसीज एक साथ रह रही हैं तो एक दूसरे को बेनिफिट दे रही है ना, तो कैसे ग्रोथ रेट चेंज होगी? ये सारी चीजें मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। फॉर स्पीसीज 1
ग्रोथ रेट क्या बनेगी, और मैं शॉर्ट में क्यों बता रहा हूं वो भी आपको पता है, क्योंकि हमने लोटका वोल्ट्रा इंटरेक्शन मॉडल कहां पढ़ा है, कंपटीशन के अंदर अच्छे से पढ़ा है। तो अच्छे से कंपटीशन पढ़ा है तो वहां पर आपको सारा समझ में आ जाएगा और तभी ये चीज समझ में भी आएगी। dn1 by dt इक्वल्स टू r1n1 k1 माइनस n1 डिवाइडेड बाई k1। ये तो किसकी ग्रोथ रेट हो गई, स्पीसीज 1 की खुद के कारण। पर अब स्पीसीज 2 क्या कर रही है, वो तो इसकी ग्रोथ को बढ़ा रही है ना, पॉजिटिव इफेक्ट डाल रही है। तो यहां आएगा पॉजिटिव अल्फा n2। बस ये ध्यान रखना है आपको, कंपटीशन के अंदर ये अल्फा n2 नेगेटिव था, क्योंकि वहां पर दूसरी स्पीसीज पहली की स्पीसीज की ग्रोथ को कम करने की कोशिश कर रही है, ये तो सपोर्ट कर रही है, तो ये इफेक्ट पॉजिटिव आ जाएगा। सिमिलरली फॉर स्पीसीज 2 ग्रोथ रेट क्या आएगी, dn2 बाई dt इक्वल्स टू r2n2 k2 माइनस n2 बाई k2। पहली स्पीसीज तो अपना रिसोर्स कम कर रही है, पर दूसरी स्पीसीज तो सपोर्ट कर रही है ना, तो क्या जाएगा पॉजिटिव में, बीटा n1। ये आप आराम से देखो, इसको इक्वेशन को समझ में आएगा आपको। तो ये हुआ हमारे पास में म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर बस दूसरी स्पीसीज है वो पहली वाली को सपोर्ट कर रही है और पहली स्पीसीज दूसरी वाली को सपोर्ट कर रही है। ये ध्यान रख के अपन ये करेंगे इक्वेशन, तो इजीली हमको समझ में आएगी। अब अपन बात करते हैं एक और पॉजिटिव इंटरेक्शन की, जिसका नाम है कैमेंसेलिज्म। कैमेंसेलिज्म कैमेंसेलिज्म ऐसी इंटरेक्शन है जहां एक को फायदा होता है, दूसरी अनअफेक्टेड रहती है। कैमेंसेलिज्म के अंदर हमें यह देखना है कि भाई किस तरीके से नेचर में कैमेंसेलिज्म पॉसिबल है। तो कैमेंसेलिज्म के 4 टाइप्स दे रखे हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कैमेंसेलिज्म। सिंपल 4 टाइप्स है। पहले को बोलते हैं इनक्विनिलिज्म। इनक्विनिलिज्म का मतलब क्या होता है, जब कोई एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज के ऊपर हाउसिंग पर्पज से रहे, घर के पर्पज से रहे, मतलब कि उसके पास रहने को जगह नहीं है, तो पहली स्पीसीज दूसरी के ऊपर अपना घर बना के रह रही है, पर दूसरी को नुकसान नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं इनक्विनिलिज्म। इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर इनक्विनिलिज्म जो है उसमें वन स्पीसीज uses another species for housing purpose। हाउसिंग पर्पस के लिए है। तो इसका एग्जाम्पल कौन आएगा, एपिफाइट्स, ऑर्चिड्स। एपिफाइट्स ऑर्चिड्स है वो मैंगो ट्री के ऊपर रहते हैं, ऑर्चिड्स ऑन मैंगो ट्री। तो ऑर्चिड को फायदा, हाउस मिल गया उनको, मैंगो ट्री को कोई नुकसान नहीं है। दैट टाइप ऑफ कैमेंसेलिज्म इज नोन एज इनक्विनिलिज्म। दूसरा है फोरेसी। फोरेसी का मतलब होता है कि जब एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को ट्रांसपोर्ट पर्पज से यूज करे, कि भाई पहली स्पीसीज चल नहीं सकती या बहुत स्लो चल सकती है, तो वो दूसरी स्पीसीज के ऊपर बैठ जाती है, दूसरी स्पीसीज उसे लेके चली जाती है, फोरेसी बोलते हैं इसको। तो इसका मतलब ये हो गया कि वन स्पीसीज uses another species for transport purpose के लिए। जैसे इसके अंदर हम एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कोई रेमोरा फिश है, रेमोरा फिश,
ऑन शार्क, शार्क के ऊपर चिपक जाती हैं, प्रोटेक्शन भी मिलेगा उससे, शार्क के ऊपर कोई अटैक तो करेगा नहीं। तो रेमोरा फिश पे भी कौन अटैक करेगा? ये रेमोरा फिश है, इसके पास शकर्स होते हैं, तो अपने शकर्स की हेल्प से वो शार्क पे चिपक जाती है, शार्क जहां जाएगी वहां पर ये भी जाएगी। कुछ लोग इसे प्रोटोकॉर्पोरेशन म्यूचुअलिज्म में भी लेते हैं। माना जाता है कि जिस शार्क के ऊपर रेमोरा फिश चिपकी होती है वह देखने में ज्यादा सुंदर लगती है मैटिंग पर्पज से, उसके मैटिंग पार्टनर को। तो ये एक तरीके का उसका जो है वो उसको ब्यूटी बढ़ाने के लिए भी ये होता है, तो उस केस में वो म्यूचुअलिज्म में चला जाएगा, बट मोस्टली ये फोरेसी के अंदर आता है। तीसरा देखिए, तीसरा होता है मेटाबायोसिस। मेटाबायोसिस, मेटाबायोसिस का मतलब यह है कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी का कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल करे उसके मरने के बाद, तो उसे कहते हैं मेटाबायोसिस। जैसे हर्मिट क्रैब होता है, वो स्नेल के शेल में चला जाता है, शंख के सेल में चला जाता है, शंख मर जाएगा उसके बाद में। तो शंख की बॉडी का या स्नेल की बॉडी का पार्ट है उसका कवच, और उसको उसके मरने के बाद कोई और दूसरा इस्तेमाल कर रहा है, उसे कहते हैं मेटाबायोसिस। जैसे कोई एक मर गया, उसके मरने के बाद उसकी बॉडी में वो रहने लग गया। तो मेटाबायोसिस में क्या होता है कि वन स्पीसीज uses the body product of other species generally after its death, मरने के बाद यूज करे। जैसे snail shell is used by many organisms, कई ऑर्गेनिजम्स वो स्नेल शेल यूज करते हैं उनके मरने के बाद। और एक चौथा लास्ट टाइप और देख लेते हैं, इसे कहते हैं एसोसिएशनल रेजिस्टेंस। एसोसिएशनल रेजिस्टेंस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह होता है कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहे और उससे उसे सुरक्षा मिले, जैसे मान लीजिए कि ये एक प्लांट है और ये प्लांट है वो एडिबल प्लांट है, नॉन पॉइजनस प्लांट है, ये यहां पे ग्रो कर रहा है, लेकिन इसके सराउंडिंग के जो प्लांट्स हैं वो पॉइजनस प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स है वो पॉइजनस प्लांट्स हैं। तो पॉइजनस प्लांट्स तो कोई नहीं खाएगा, है ना। इनके साथ रहने से इसको भी प्रोटेक्शन मिल गया। ये ब्लैक कलर वाले प्लांट्स है वो पॉइजनस प्लांट्स हैं, पॉइजनस प्लांट्स, और ये है नॉन पॉइजनस या एडिबल। बट जब ये इसके साथ रहता है तो इसको एसोसिएशन मिल गया। पॉइजनस प्लांट्स को इससे ना तो नुकसान है ना फायदा है, उनके लिए तो ये जीरो इंटरेक्शन हो गई, पर इसके लिए तो बेनिफिशियल है। बस ये कमेंसलिज्म में आ गया, इसमें लिख लीजिए, व्हेन एडिबल प्लांट्स get protection against herbivores through an association with poisonous plants, अब एक लास्ट पॉइंट आपको बताता हूं। देखो, जब कभी भी एनवायरमेंटल स्ट्रेस आता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस के अंदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं
वो अपने सर्वाइवल के ऊपर ध्यान देते हैं कि जिंदा कैसे बचे। वो अपनी कंपटीशन कम कर देते हैं, प्रीडेशन कम कर देते हैं, और उनका ध्यान ये रहता है कि कैसे भी मिलके जिंदा रहे। अंडर एनवायरमेंटल स्ट्रेस फैसिलिटेशन becomes more common। फैसिलिटेशन ज्यादा कॉमन हो जाता है एनवायरमेंटल स्ट्रेस की कंडीशंस के अंदर। ठीक है, आपने एक कार्टून मूवी भी देखी होगी शायद, आइस ऑफ एज, मुझे कुछ कम याद रहता है ये मूवीज वगैरह। उसमें यही दिखाया जाता है कि जंगल के जितने भी एनिमल्स हैं, जब उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, वो बर्फ वगैरह पिघल रही होती है, वाटर लेवल बढ़ रहा होता है, एट दैट टाइम वो सारे एक जगह गैदर हो जाते हैं। लड़ाई नहीं करते, वो कंपटीशन नहीं करते हैं, प्रीडेटर्स वो प्रीडेशन नहीं कर रहे होते हैं। दैट इज द फैक्ट। अंडर एनवायरमेंटल स्ट्रेस द फैसिलिटेशंस बिकम मोर कॉमन देन अदर इंटरेक्शंस। चलिए, ये हुआ हमारे पास में म्यूचुअलिज्म एंड कमेंसलिज्म के बारे में। इसको पढ़ने से पहले एक बार कंपटीशन पढ़ लीजिएगा, लोटका वोल्ट्रा मॉडल पढ़ लीजिएगा, तो आपको बेटर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेक्शंस के साथ। थैंक यू।